ये आज का इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड सेक्शन है। रोड टू G20 डेली 2023। क्या क्या चीज़ें हमारे समझने के लिए हैं इसमें। सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। सबसे प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है G20 के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी। पहली चीज़ ये है कि G20 जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज़ नॉट अ ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि ये कंसेंसस पे काम करती है। कंसेंसस का बेसिक मतलब ये होता है जितने लोग हैं ना, सोचो कोई आइडिया आएगा जिसमें मतलब कंसेंसस का मतलब मेजॉरिटी नहीं होता। पहली चीज़ ये बस समझ लेना है आप लोगों को कि कंसेंसस का मतलब ये होता है कि कोई एक आइडिया ऐसा आता है जिसको लोग सपोर्ट करते हैं, एंड इट डज़ नॉट नेसेसरली मीन्स दैट इट इज़ सपोर्टेड बाय मेजॉरिटी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि G20 का कोई फिक्स सेक्रेटरीट नहीं है, परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। प्रीलिम्स के लायक एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें है कि वो है डेब्ट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव किसका है। देखो, प्रीलिम्स 2022 में एक क्वेश्चन आया था, रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से रिलेटेड कुछ ऐसे था। वो IMF का था, उसको मैं पढ़ के गया था, सही हो गया था। ठीक है, डेब्ट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव IMF का है, इसे याद रखना है। अब हमारा ध्यान जाना चाहिए मेंस पोर्शन में और क्या ज़रूरी चीज़ है। चलो वापस आते हैं। ठीक है, मेंस पोर्शन में सबसे पहली ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर मुमकिन हो जाए तो हमें ये जो थीम है ना G20 की, वो याद हो जाए। तो जब कभी ऐसे वगैरह लिखेंगे IR पे या आंसर लिखेंगे तो एक फ़्लो मेंटेन करने में हेल्प मिलेगी। जब इटली की प्रेसिडेंसी थी तो उनका थीम था पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। इंडोनेशिया का थीम था रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। और इंडिया की जो थीम है वो है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये 3 थीम है जिनको हमें याद रखना है। अब इस आर्टिकल में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हैं बेसिकली। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडोनेशिया का फोकस एरियाज़ क्या थे? हेल्थ सिक्योरिटी, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, डिजिटल गवर्नेंस, ये उनका फोकस एरिया था। तो जाहिर सी बात, ये ऐसी कॉमन सी चीज़ें हैं जिनको आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज दे शुड बी द फोकस ऑफ एवरी कंट्री रेदर, है ना। सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन, एनवायरनमेंट। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है ग्लोबल साउथ क्या होता है। ग्लोबल साउथ क्या होता है तो मैंने कोशिश करी कुछ जर्नल्स को पढ़ने की, समझने की, कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस के आर्टिकल जो थे उनमें उन्होंने समझाने की वो कोशिश करी कि ग्लोबल साउथ बेसिकली ये होता है कि इनिशियली क्या हुआ है, जो स्कॉलर्स थे, थिंकर्स थे, उन्होंने जो व्यू प्रेजेंट किया है ना सोसाइटी का, सिविलाइजेशन का, इंटरनेशनल रिलेशन का, है ना, वर्ल्ड ऑर्डर का, वो यूरोसेंट्रिक व्यू है। अब यूरोसेंट्रिक व्यू में ये है कि उन्होंने अपनी चीज़ों को बेहतर बताया है, और जो डिसएडवांटेज्ड कंट्रीज़ हैं ना, इकोनॉमिकली पुअर कंट्रीज़ हैं, डिसएडवांटेज हैं, उनको जो है उन्होंने कवर नहीं किया है। तो ग्लोबल साउथ का एक बेसिक मतलब ये है, इसकी कई सारी डिफिनीशन है। पहली चीज़ ये है, और इसकी कोई एक परमानेंट डिफिनीशन नहीं है। कुछ इसके फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर हैं ग्लोबल साउथ के, उनको हम समझते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर ये है कि दे आर डिसएडवांटेज्ड कंट्रीज़। वो ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कॉलोनाइजेशन का जो है एक तरीके से दे आर अफेक्टेड बाय द कॉलोनाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, और ये है कि जो यूरोसेंट्रिक स्कॉलर्स थे, दे हैव नॉट टॉक्ड अबाउट रेस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। तो बेसिकली शुरुआत में क्या चल रहा था, एक टर्म इस्तेमाल किया जाता था थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, है ना। तो उसकी सब अल्टरनेटिव्स हैं। उसका दूसरा अल्टरनेटिव क्या है? ग्लोबल साउथ, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करने का, है ना। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर्स हैं। अब जैसे यूरोसेंट्रिक व्यू में एक एग्जांपल उसमें लिखा हुआ था समझाने के लिए कि ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ क्या है। तो जो यूरोसेंट्रिक स्कॉलर्स थे उन्होंने बताया कि ग्लोबल नॉर्थ में कोल्ड वार के दौरान कोई वार नहीं हुआ, है ना। कोल्ड वार के दौरान में कोई मैनिफेस्टेड वार तो हुआ नहीं, पर जब हम इसको ग्लोबल साउथ की नज़र से देखते हैं तो राइटर बताता है कि
बहुत सारे प्रॉक्सी वार हुए, जिसमें जो यूएस एंड सोवियत यूनियन है उन्होंने अपने इंटरेस्ट को साधा और सपोर्ट किया, अपोज़ किया, है ना। जैसे क्यूबा मिसाइल क्राइसिस उसी का एक हिस्सा है ना। वार इन यमन, वार इन सीरिया उसी का हिस्सा है। तो ये सब चीज़ें उनके लिटरेचर में मिसिंग है। उनके लिटरेचर में इश्यूज़ ऑफ रेस, इश्यूज़ ऑफ कॉलोनाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन, ये चीज़ें मिसिंग है। तो ये चीज़ें कौन प्रेजेंट किया है? ग्लोबल साउथ के स्कॉलर्स ने इसको प्रेजेंट किया है, ठीक है। ग्लोबल साउथ में तुम्हारा जो है अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ये सब जो है ओशनिया, ये कंट्रीज़ आते हैं ग्लोबल साउथ में। अब और देखते हैं और इसमें क्या है। इसमें एक चीज़ और अच्छी है, वो ये है कि इंडिया का रोल क्या होना चाहिए, द रोल ऑफ पीस मेकर ऑन बिहाफ ऑफ द साउथ। तो इसको एज अ हेडिंग इस्तेमाल कर सकते हैं वाइल वी राइट आंसर्स। जब आंसर लिखते हैं ना, तो हकीकत ये है कि दिमाग में बहुत सारा कंटेंट नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। इसीलिए मेरा मानना है कि कम पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। G20 meets in the Holy Land of Buddha and the Gandhi will agree to convey a strong message of peace to the world. When we talk about peace, add these two figures. ठीक है। उसके बाद कुछ priorities क्या हैं कि stable supply chains for the food and fertilizers. India is highly affected by fertilizer supply chain अगर चोक हो जाती है तो। Push the global north on its promise of climate finance. अब ये कुछ ऐसा है जो मुझे ऐसा लगा कि ये एक तरीके से हिंट लाइन है, ठीक है ना। हिंट लाइन का मतलब, जैसे इसमें देखो इसका आर्किटेक्चर कैसा है कि फाइनेंस ट्रैक बनाया है और शेरपा ट्रैक बनाया है। फाइनेंस ट्रैक के अंतर्गत 8 वर्क स्ट्रीम्स रखा हुआ है। ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, सस्टेनेबल फाइनेंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन, हेल्थ फाइनेंस, इंटरनेशनल टैक्सेशन, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। तो हम जो कॉपरेशन की बात करते हैं ना, तो उस समय दिमाग में ना बहुत सारे वर्ड नहीं आते हैं, ना ही बहुत सारे आइडियाज़ आ पाते हैं। तो ये जो हिस्सा है ना, इसको मैंने इसीलिए रखा हुआ है कि अगर हम लोग इतना ये एक बार याद कर लेंगे ना, तो आईआर के किसी भी क्वेश्चन में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्यूटी ऑफ आईआर क्वेश्चन इज़ दिस, यू कैन यूज़ इन एनी क्वेश्चन। और उसके बाद क्या है, शेरपा ट्रैक में इन्होंने 12 वर्क स्ट्रीम्स रखी हुई हैं। एंटी करप्शन, जो कॉपरेशन जहाँ पे हमें करना है, एंटी करप्शन, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट, एजुकेशन, एनर्जी ट्रांजिशन, हेल्थ, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज़्म, ठीक है। उसके बाद देयर आर थिंक 20 एंड बिजनेस 20 इनिशिएटिव, ठीक है। उसके बाद फुल एक्सपीरियंस ऑफ इंडियाज़ अमेजिंग डाइवर्सिटी, इंक्लूसिव ट्रेडिशन एंड कल्चरल रिचनेस। तो ये इन्होंने क्यों बोला, क्योंकि करीब 200 से ज़्यादा मीटिंग्स होंगी G20 की प्रेसिडेंसी में जब इंडिया आएगा, ठीक है। तो एक राइटर, एक दूसरे किसी आर्टिकल में बोल रहा था राइटर कि इट इज़ द टाइम टू, मतलब हम क्या बोलना चाहते हैं वो दुनिया को सुना सकते हैं इस प्रोसेस में, ठीक है। और इसमें एक और छोटा सा आइडिया ऐड कर लीजिए कि देखो 1999 में आई गेस G20 वाज फॉर्म्ड। G20 कब बना था? 1999 में बना था, ठीक है। तो उसके पहले क्या होता था कि ग्लोबल साउथ में मीटिंग्स नहीं होती थी। मीटिंग्स ग्लोबल साउथ में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद होनी शुरू हुई हैं, ठीक है, 2008 के बाद। तो मैक्सिको हो गया, चाइना हो गया 2012, 2016, और इंडिया हो गया, है ना, इंडोनेशिया हो गया। तो ये 4 कंट्रीज़ में G20 की मीटिंग हुई हैं। तो बेसिकली ये क्या दिखाता है कि किस तरीके से जो डिसीज़न मेकिंग है वो किस तरीके से ग्लोबल साउथ में शिफ्ट हो रही है, उसको भी जो हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं इस आइडिया के माध्यम से, ठीक है। बाकी मुझे तो फ़िलहाल यही सब समझ में आया। होपफुली दिस आर्टिकल एडेड सम वैल्यू टू यू। थैंक्स।